तो एक बार फिर से जुड़ जाइए बच्चों, फिर से आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है इसमें हम फिजिक्स को जो है ना एमसीक्यू के फॉर्म में जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सबके सब फिजिक्स में, देखो जितने भी चैप्टर है ना आपके, उन सभी के मैं मिक्स करके यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको लेके आया हूं, ठीक है। जो भी आपके 7-8 जो चैप्टर हैं सभी के मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आपके साउंड से भी आपके चैप्टर रहेंगे, ग्रेविटेशन से भी रहेंगे, मोशन से भी रहेंगे, फोर्स से भी रहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से भी रहेंगे, यानी कि जहां जहां से आपके पेपर में आते हैं वो सब मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो स्टडी है ना ये पूरी की पूरी आपकी डिजिटली होने वाली है। ये नहीं है कि यहाँ पे एमसीक्यू लिख दिया और इसको पेन से कर रहे हैं, नहीं, पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम है। आप देखिए आपको मजा आएगा क्लासेस करने में, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। और यहां पे आप देखोगे लास्ट तक जाते जाते मैंने वही क्वेश्चंस कवर किए हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। और ये एसएससी वाले एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपके रेलवे में और जहां जहां स्टेट एग्जाम आता है ना, ये सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो वाले मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने कवर किया है। वैसे तो मैं आपको हिंदी मीडियम में करवाने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पे इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं हिंदी में जो हिंदी में समझ में नहीं आती हैं लेकिन इंग्लिश में देखते ही समझ में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए तो लिखा हुआ है कि सूर्य को अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि सूर्य जो है भाई वो चमकता है, ठीक है, और उसके अंदर से आप जानते हैं ऊष्मा निकलती है और उसी की वजह से जो बाकी के ग्रह हैं वो गर्म होते रहते हैं, पृथ्वी भी उसी की वजह से जीवित है ना। तो बोल रहा है कि सूर्य को अपनी ऊर्जा जो है कहां से प्राप्त होती है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहता होगा भाई, कुछ ना कुछ विस्फोट होते रहते हैं उसके अंदर। तो किससे प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रियाएं या गुरुत्वाकर्षण संपीड़न, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और देखो मैं यहाँ पे बार बार सभी ऑप्शन को नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो भी सही ऑप्शन है आपको पता चल गया होगा इतना देखते ही। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका रहने वाला है वो है आपका नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से जो सूर्य है वो अपनी ऊर्जा को क्या करता है, बनाता रहता है बार बार, एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पे डिजिटली ही आपको होने वाला है। क्लियर? चलो तो ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया था। अब ये जो क्वेश्चन है होना तो चाहिए था जीएस में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि अभी हम परमाणु की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है। चलो तो कब किया था भाई, 1976, 73, 74 या फिर 75। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका 1974, ठीक है। तो 1974 में जो है भारत ने अपना पहला जो परमाणु बम का जो परीक्षण है वो आपका किया था। क्लियर? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट देखो, कार्य होने के लिए यानी कि वर्क होने के लिए, ये फिजिक्स में आप देखेंगे वर्क टर्म होती है ना फिजिक्स में, वर्क जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो कार्य करने के लिए या होने के लिए क्या आवश्यक है, बताओ क्या आवश्यक है? बल लगाया जाना यानी कि फोर्स लगाया जाना, विस्थापन होना यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना, बल और विस्थापन एक ही दिशा में होना, या फिर बल और विस्थापन दोनों होने चाहिए और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए सही आंसर। अच्छा एक बात बताओ, कार्य किसको कहते हैं, मुझे खुद बताओ। आपको पता होगा कि कार्य क्या है। देखो कार्य का मतलब ये है, ये नहीं है कि आपने किसी भीत पे ऐसे धक्का लगाया और भीत पे धक्का लगा के आपने बोला मैंने बहुत मेहनत कर ली भैया मेरे तो शरीर थक गया, नहीं, आपने कुछ कार्य ही नहीं किया। कार्य का मतलब ये है कि कोई वस्तु जहां पे है वहां से वो क्या कर ले, विस्थापन कर ले, अपना क्या कर ले, विस्थापन कर ले। यानी कि आपके कार्य को जब माना जाएगा जब वो वस्तु वहां से एक तरह से मोशन में आ जाएगी या अपनी स्थिति चेंज कर लेगी, पोजीशन चेंज कर लेगी, जहां पे वो है मतलब वहां से वो हिलनी चाहिए, वहां से वो दूसरी जगह पे चाहे इतना सही क्यों ना खिसके, लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर होनी जरूर चाहिए, तभी आप उसको कार्य बोलेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। तो बल और विस्थापन यानी कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है मस्ट बी प्रेजेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या मतलब इसका, मान लो कि आपको ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई वस्तु है। अब आप इधर से इसमें ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, भाई जब इधर से फोर्स लगाएंगे तो इधर ही जानी चाहिए ना वस्तु, तो यानी कि वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, इधर ही सरकनी चाहिए वस्तु। ये थोड़ी है कि आप फोर्स तो लगा रहे हैं इधर और वस्तु सरक रही है इधर, ऐसा हो सकता है कभी, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन में ही जो वस्तु है वो आपकी जानी चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, ध्वनि तरंगे इनमें से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। बताओ भाई, जो आपकी ध्वनि की तरंगे हैं वो किस माध्यम में जो है यात्रा नहीं कर सकती हैं, बताओ, बता सकता है कोई?
भाई है कोई ऐसा जो बता सके कि ध्वनि की जो तरंगे हैं वो किस माध्यम में जो है गति नहीं कर सकती हैं? बताओ भाई जल्दी से। ठोस में, लिक्विड में, गैस में या वैक्यूम में? वैक्यूम यानी निर्वात खाली जगह में। देखो ध्वनि जो है आप जानते हैं ये कैसे चलती है, अगर आपको पता हो या नहीं पता हो चलो मैं एक बार बता देता हूं। देखो मान लो ये कोई वो है, कोई ठोस चीज है। अब आप जानते हैं इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो जितने ज्यादा नजदीक रहेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा आपके जो पार्टिकल्स है वो नजदीक रहेंगे उतनी ही जल्दी क्या करेगी ध्वनि जो है यहां से और दूसरी तरफ क्या कर देगी, ट्रेवल कर लेगी। और अगर पार्टिकल दूर दूर है तो भी ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए तो कोई ना कोई वे चाहिए, रास्ता चाहिए। लाइट ऐसी है जिसको रास्ते की जरूरत नहीं है, लाइट जो है वो वैक्यूम में भी चल जाएगी, लेकिन ध्वनि किस में चलेगी, सॉलिड में चलेगी, ठीक है, किस में चलेगी, सॉलिड में। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है, ध्वनि तरंगे इनमें से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, ठीक है, तो ध्वनि किस में चलेंगी, सॉलिड में तेज चलेंगी। तो अगर ये पूछा जाए कि ध्वनि किस में तेज चलती है तब आपका क्या होगा, सॉलिड। लेकिन इनको वैक्यूम में हम क्या नहीं कर सकते, खाली जगह में ध्वनि की जो तरंगे हैं यानी कि साउंड जो है वो वैक्यूम में नहीं चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। अगर निर्वात में चलाना है तो निर्वात में कौन तेज चलता है, निर्वात में भैया तेज चलता है आपका लाइट। कौन तेज चलेगा, आपका लाइट से चलेगा, यानी कि जो प्रकाश है वो वैक्यूम में, निर्वात में बहुत तेज चलता है स्पीड में, जो भी उसकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की जो भी स्पीड होती है, ठीक है। और जो ध्वनि है वो ठोस में बहुत तेज चलती है। क्लियर, चलो ध्वनि सबसे ज्यादा तेज चलेगी ठोस में, ये बात ध्यान रखनी है। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, दूसरा सेकंड नंबर पे आएगा आपका एक तरह से द्रव, और तीसरे नंबर पे आपका आएगा गैस। ऐसा क्यों, क्योंकि ठोस में ये जो पार्टिकल्स मैंने आपको बताए थे ये वाले, ये नजदीक नजदीक होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में ये बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए गैस में जो है जो आपकी ध्वनि है वो मतलब इतनी तेज नहीं चल पाएगी। क्लियर, चलो थर्ड नंबर, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की प्रकृति कैसी होती है? समतल दर्पण द्वारा जो भी इमेज बनेगी तो वो इमेज का नेचर क्या होगा, किस तरह की इमेज होगी? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर? बताओ क्या होना चाहिए इसमें? इसका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए, बताओ भाई, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? वास्तविक और उल्टी, आभासी और सीधी, वास्तविक और सीधी, आभासी और उल्टी। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है आपका आभासी और सीधी। क्लियर, चलो तो इसका अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप मिरर वाला जो चैप्टर है उसको देखिए, ठीक है, और लेंस वाला भी साथ साथ पढ़ लेना, और मिरर वाला दोनों पढ़ो आप एक साथ। इनसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके फिर सॉल्व हो जाएंगे आपसे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? बताओ क्या है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है मानव शरीर का वो क्या है? तो सही आंसर क्या है इसका, 98.6, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, फ़ारेनहाइट, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये ज्यादा छोटे तो नहीं दिख रहे ना आपको ऑप्शन, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर हमें ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहे, क्लियर है, ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को? चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर का एक अनुप्रयोग है? बताओ क्या होना चाहिए, साधारण टॉर्च में, दूरबीन में, बारकोड स्कैनर में या माइक्रोस्कोप में? बताओ किस में होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ लेजर? लेजर की एप्लीकेशन एक तरह से इनमें से कौन सी है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर आपका होने वाला है बारकोड स्कैनर में। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, वह सामग्री जिससे प्रकाश गुजर सकता है क्या कहलाती है? मतलब इनडायरेक्टली कहना यह चाहता है कि जहां से प्रकाश आपका क्या कर सके, गुजर सके, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो वो क्या है, पारभासी है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है या कांच जैसा है? बताओ तो कौन सी चीजें जिनमें से प्रकाश गुजर सकता है? वो होती हैं आपकी पारदर्शी। मतलब पारदर्शी एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं, देखो ऑप्शन के हिसाब से पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी आप ऐसा लगा सकते हैं जिसमें से एक तरह से आप आर पार देख सकते हैं। अब देखो सभी कांच तो ऐसे नहीं होते जिनमें से आर पार देख सकें, कुछ ब्लैक कलर के भी होते हैं, अलग अलग टाइप के कांच होते हैं आपके, ठीक है। चलो आगे आओ। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। प्लायन वेग का अनुमानित मान क्या है? भाई पृथ्वी से प्लायन वेग का अनुमानित मान क्या है? मतलब ये कहना चाहता है कि आप किसी वस्तु को ऐसे फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, तो मतलब किस स्पीड से हमें उस वस्तु को फेंकना चाहिए कि वो पृथ्वी का जो भैया ग्रेविटेशन एक तरह से उसको तोड़ ताड़ करके पृथ्वी से बाहर भाग जाए, एक तरह से ये कहना चाहता है, ठीक है। मतलब कोई ये पृथ्वी हमारी, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, किसी भी वस्तु को कैसे फेंके कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाए, मतलब अंतरिक्ष में चली जाए, वापिस लौट के ना आए, तो क्या होगी वो,
11 से तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो जब भी आपको पेपर में 11 कहीं पे दिखे ना, उसी को समझ जाना, ठीक है। तो ये जो 11.2 है यही आपका हो जाएगा इसमें, क्लियर। चलो आगे आओ। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? ये काम करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, या एंट्रोपी में वृद्धि, इंक्रीज इन एंट्रोपी। बताओ किस में काम करेगा? तो भाई थर्मोडायनेमिक में तो मास वास तो कुछ होता नहीं है ऐसी चीज, ये इस पे काम करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका होने वाला है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा ओम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? ओम का नियम बताओ किसके बीच संबंध स्थापित करेगा? आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, रजिस्टर होता है, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? चालक, सुचालक, अर्धचालक, ये वाली चीजें जो होती हैं, ठीक है। तो उसी चैप्टर में से ये वाला होता है, ये रूल आपका ओम का वहीं पे मिलेगा, क्लियर। तो बताओ ओम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? ओम्स लॉ, ठीक है, इस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन विच क्वांटिटीज? बताइए, पावर करंट एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, एनर्जी पावर एंड टाइम, या चार्ज वोल्टेज एंड टाइम? बताओ किसके बीच करेगा? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के साथ जो है ये क्या करता है? काम करता है, क्लियर, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह क्यों छोड़ी जाती है? भाई ये रेल है, ये रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह क्यों छोड़ी जाएगी? बताओ इसका कारण क्या है? पेपर में ऐसे जो है, जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो है ना किताबों में बहुत कम लिखे होते हैं, ठीक है। ये सरकारी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, जब भी बच्चे ज्यादातर इस चीजों को सीखते हैं, क्लियर। बताओ भाई क्या होगा? तो रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह क्यों छोड़ी जाती है? क्यों छोड़ी जा रही है भैया जगह? बताओ। ऑप्शन ए, ताकि रेलवे ट्रैक पर काम करने में आसानी हो, है भाई। मतलब जगह छोड़ के काम होगा क्या आसान? ये तो नहीं हो सकता। गर्मी में पटरियों के ऊष्मीय प्रसार के लिए जगह देने हेतु टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ट्रैक्स इन समर, ये तो हो सकता है। आगे देखते हैं, पटरियों को सीधा रखने के लिए, भाई जगह देके सीधे रखी जाएंगी क्या? नहीं। लागत कम करने के लिए, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमें सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका ठीक हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, एक अच्छे फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? अच्छा देखो, मैं अपनी क्लास में ना बिल्कुल भी जो बच्चों को टाइम है ना उसको खराब नहीं करता हूं, ठीक है। जितने भी आपको क्लास दिखेंगी मेरी, और जितने भी टाइम की क्लास रहेगी, अगर 1 घंटे की क्लास है तो पूरा 1 घंटा ही मैं बच्चों को टीच करता हूं, पढ़ाता हूं। बीच में फालतू फंड की मैं बातें नहीं करता हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है भाई टाइम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर आपका टाइम मेरी वजह से खराब हो रहा है तो फिर ये बहुत बुरी हो जाएगी टीचर के लिए, ठीक है। तो मैं टाइम खराब नहीं करता। ये नहीं है कि 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट पढ़ाऊंगा, बाकी के जो बचे हुए हैं 40 मिनट उनमें भी बकैती करनी है, ऐसा नहीं करता हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक अच्छे फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? भाई एक फ्यूज का जो तार है, फ्यूज लगाते हो घर में? नहीं लगाते? लगाते हैं सर, हैं। तो क्या विशेषता होनी चाहिए आपके फ्यूज तार में? बताओ। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए, हैं। हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जहां पे वो पिघल जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब, रेजिस्टेंस एक तरह से अवरोधक होता है, ठीक है। चलो आगे आओ। कम प्रतिरोध और कम गलनांक यानी कि लो होना चाहिए रेजिस्टेंस, खुद पढ़ लो एक बार। हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो फ्यूज है उसमें होना क्या चाहिए? बताओ। उसमें जो सही आंसर आपको हो जाएगा, एक तो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होना चाहिए। एक बात मुझे बताओ, फ्यूज लगाते क्यों है? भाई आप अपने घर में फ्यूज क्यों लगा रहे हैं? बताओ मुझे, क्यों लगा रहे हैं फ्यूज? फ्यूज क्यों लगा रहे हैं भाई? कई बार इसलिए भी लगा देते हैं, इसलिए लगाते हैं या लाइट तेज आ जाएगी तो हमारे घर के उपकरण जो है वो बच जाएंगे, इसलिए भी लगा सकते हैं। कोई कई बार एमसिल क्यों लगाते हैं? एमसिल होती है ना आपकी, उसको क्यों लगाते हैं कि घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी, इसलिए लगाते हैं ना। तो यहाँ पे इसका काम क्या है? इसको इसलिए लगा रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, अवरोधक ज्यादा होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी हाई मेल्टिंग पॉइंट का ले आओ और घर में सब कुछ भटक जाए पर ये फ्यूज ही भैया मेल्ट ना हो। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, हल्के से उसमें भी ये मतलब क्या करें, एक तरह से मेल्ट हो जाए और जो हमारे घर के उपकरण है ना वो सबके सब बच जाए, ऐसा आप इसको लगा सकते हैं, क्लियर। चलो आगे आओ। जो आपका वेट है, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? भार की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूटन, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। पृथ्वी के लिए, अच्छा ये तो हो गया ना शायद, फ्लाइन वेग है ना, एस्केप वेलोसिटी अभी क्या था ये हमने 11.2 वाला, ये तो हो गया, इसको छोड़ो।
आगे आओ। बल एक कैसी राशि है, फोर्स कैसी राशि है, स्केलर है, वेक्टर है, फंडामेंटल है, ड्राइव्ड है, बताओ कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, मूल राशि या व्युत्पन्न राशि, कौन सी राशि है आपकी? बल यानी कि फोर्स। तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर और स्केलर क्या होता है आप जानते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो एक बार भैया यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, ठीक है। इनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर ही पूरा चक्कर होता है। अब जिसमें डायरेक्शन भी है, देखो फोर्स जब आप किसी पे लगाओगे तो मैं जब जैसे फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में ही तो लगाऊंगा ना, ठीक है। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन भी हमें दिख रही है, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है। अब फोर्स में जो लगा रहा हूं भाई उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा। मैग्नीट्यूड मतलब जस्ट एक नंबर होता है और कुछ नहीं है। मतलब कितना फोर्स में लगा रहा हूं, 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, जो भी है उस हिसाब से, ठीक है। तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए इसको वेक्टर बोल रहे हैं। क्लियर? चलो, और स्केलर जो है इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? ठीक है, आ जाओ। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? बताओ। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म? प्रिज्म से गुजारने पर जो आप लाइट गुजार रहे हैं, व्हाइट लाइट गुजारते हैं, देखते हैं ना विबग्योर बन जाता है, 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है। तो कौन सा जो रंग है वो सबसे ज्यादा विचलित होगा? बताओ। तो इसका सही आंसर लाल होना चाहिए क्या, या नारंगी, या बैंगनी, या हरा? तो इसका सही आंसर आपका बैंगनी होना चाहिए, ठीक है। तो बैंगनी आपकी क्या करेगी? सबसे ज्यादा जो है विचलित होगी। वोयलेट जो आपका कलर है, लाइट है, वो सबसे ज्यादा क्या करेगी? विचलित होगी, ठीक है, डेविएट्स होगी। आगे आओ। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बताओ। हाइड्रोजन बम सुना है कभी, या परमाणु बम? तो किसी में तो परमाणु बम का भी एक तरह से पिताजी आप हाइड्रोजन बम को बोल सकते हैं, ठीक है। उनके पिताजी हैं ये। मतलब परमाणु बम से एक बार बच भी जाओगे, लेकिन हाइड्रोजन बम नहीं बचाएगा, उड़ा ही देगा वो तो बिल्कुल, ठीक है। बचते परमाणु बम से भी नहीं है, लेकिन परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। चैन की तरह काम करेगा जब पता चलेगा, ठीक है। चलो, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच फिनोमिनन? बताओ। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, या रेडियोधर्मिता? तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है? सही आंसर है नाभिकीय संलयन, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसमें काम करेगा आपका। क्लियर? हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे कार्य करता है। गति की एसआई यूनिट क्या है? गति यानी कि क्या होता है गति? अब आप गति कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, हैं, ठीक है। बताओ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, यानी कि चाल? क्लियर? बताओ। मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, न्यूटन, या जूल? देखो न्यूटन तो फोर्स की होती है, इसको तो नहीं मानेंगे हम, है ना। किलोग्राम, बस चाल को कभी किलोग्राम में मापा है क्या? नहीं, किलोग्राम में तो कभी नहीं मापते, तो ये भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 ऑप्शन हमने क्या कर लिए? कट कर लिए। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाओगे तो भी, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन आएगा तभी जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। अभी पढ़ा कुछ नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे? आपके लिए तो 4 ऑप्शन ही एक जैसे हैं, है ना। 4 ऑप्शन ही आपके लिए एक जैसे हैं, जैसे बोलते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर आपके लिए, फिर तो, है ना। लेकिन जो पढ़ के जाते हैं वही बच्चे कर सकते हैं, उनको पता है कि न्यूटन में तो नहीं माप सकते हम, हैं, जूल में भी नहीं माप सकते, ठीक है, और ये किलोग्राम में भी नहीं माप सकते। एक ही बचा हुआ है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका होने वाला है। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, एक भूस्थिर उपग्रह को किस दिशा में परिक्रमा करनी चाहिए? इन विच डायरेक्शन शुड ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट? बताओ, किस डायरेक्शन में परिक्रमा करेगी? पूर्व से पश्चिम, या फिर पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर? बताइए भाई, किसमें जो है परिक्रमा करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्व से पश्चिम जो है परिक्रमा करनी चाहिए। क्लियर? चलो, गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक होता है, लेकिन क्यों? भाई गर्मियों में सफेद पहनोगे, अच्छा आपने एक सुना है एक चीज, जो ब्लैक कपड़ा होता है ना, ब्लैक कपड़ा, वो क्या करेगा? जो लाइट है ना, लाइट को ज्यादा एक तरह से अपने अंदर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है एक तरह से, है ना। सुना आपने? नहीं सुना? ब्लैक कलर की गाड़ी में कभी बैठ के देखना आप, ब्लैक कलर की कार होती है ना, तो उसमें गर्मी आपको ज्यादा लगेगी, व्हाइट में इतनी नहीं लगेगी, ठीक है। देखो, तो यहां पे लिखा हुआ है गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? वे सस्ते होते हैं इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें ना। वे ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, दे आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। हाँ भाई, हो सकता है। आगे आओ। वे जल्दी सूख जाते हैं? नहीं। देखो, ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, फिजिक्स से इनका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से। वे ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सफेद जो कपड़े होते हैं, ऐसा बोलना चाहता है। अब बताओ क्या होगा? ऊपर वाला ये बी होगा या डी होगा? इन दोनों में से एक होगा,
तो देखो मैंने बोला है कि एब्जॉर्ब कौन सा कलर करता है सबसे ज्यादा, ब्लैक करता है ना। ब्लैक कपड़ा अगर आप पहनोगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी, ये कभी आप चेक करके देख लेना, ब्लैक पहनोगे गर्मी जो है ज्यादा लगने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है इसका मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। और हम बात करें सफेद कपड़े की, तो सफेद कपड़ा रिफ्लेक्ट करके बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका एकदम ठीक होने वाला है यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बताओ। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, इसमें भी किसी का पंखा फट गया ना, इसमें भी फिल्टर पाट जाएंगे आधे के ना। बताओ घर्षण क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन, क्या है भैया फ्रिक्शन, बताओ मुझे जल्दी से। एक बल जो गति का समर्थन करता है, एक बल जो गति का विरोध करता है, या एक बल जो वस्तु को ऊपर उठाता है। भाई ऊपर तो उठाएगा ही नहीं है। एक बल जो वस्तु को स्थिर रखता है, स्थिर भी नहीं रख सकता, समर्थन भी नहीं करता, ये गति का क्या करता है, अपोज करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका ठीक होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सी धारा अपनी दिशा समय समय पर बदलती रहती है, एसी, डीसी या इंड्यूस्ड करंट, जिसको प्रेरित धारा भी आप बोलते हैं, और एक संवहन धारा यानी कि कन्वेक्शन करंट भी आप बोलते हैं जिसको, ठीक है। बताओ कौन सी वो धारा है, कौन सा वो करंट एक तरह से जो बार बार भैया समय समय पर चेंज होता रहता है, एसी, डीसी, बताओ कौन सा है, प्रेरित धारा या संवहन धारा। क्लियर दिख रहा है ना सबको, सब कुछ। थोड़ा और बड़ा करूं या इनको, मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए भाई। बताओ भाई जल्दी से, सही जवाब क्या होने वाला है इनका, कौन सी धारा है भैया वो, बताओ भाई कौन सी धारा है। बताइए भाई, अब क्लियर हो गया होगा और थोड़ा, है ना। बताओ तो कौन सी धारा अपनी दिशा समय समय पर बदलती रहती है, बताओ भाई कौन सी धारा है जो समय समय पर बदलेगी, एसी, डीसी, प्रेरित धारा या संवहन धारा, कन्वेक्शन करंट, बताओ कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसी। ये समय समय पर क्या करेगी, अल्टरनेटिंग जो करंट होता है भैया अपना जो है टाइम टाइम पे बदलता रहता है, ठीक है। इसको विश्वास नहीं किसी पे, जैसे इंसान बदलता रहता है ना टाइम टाइम पे, ऐसे ही भी बदलती रहती है, ठीक है। चलो आ जाओ, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है, ये लगा लो। ये इतना जरूरी क्वेश्चन है, इतना जरूरी, आप इसको लगा सकते हैं। 100% कोई चीज होती है, लेकिन ये 101% इंपोर्टेंट है। पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, एक में नहीं, अलग अलग तरह के एग्जाम्स में, ठीक है। बताओ तो तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना के कारण होता है, जो देखते हैं ना तारे लुप जुप करते रहते हैं, कौन सी घटना के कारण करते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग होती है, या डिफ्रैक्शन होता है आपका लाइट का। बताओ प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन तरंग की विशेषता नहीं है, तरंग की कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से, बताओ। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य जिसको आप बोलते हैं, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, माध्यम यानी कि मीडियम। बताइए देखो जो आपकी तरंगे चलती हैं इनमें तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ भी होता है, एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, माध्यम नहीं होता है। तो सही जवाब आपका क्या होने वाला है, माध्यम आपका सही जवाब इसमें होने वाला है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितने गुना होगा। भाई एक पृथ्वी पे खड़ा हुआ है व्यक्ति 100 किलो का, अब यही 100 किलो का व्यक्ति हम चंद्रमा पे ले जाके खड़ा कर दे तो कितना होगा भाई बताओ, 1/2, 1/4, 1/6 या 1/8। बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। अब बताओ जल्दी से क्या होने वाला है, बताओ भाई सही जवाब क्या होने वाला है इसमें, 1/2, 1/4, 1/6 या 1/8। तो सही जवाब क्या होगा, 1/6 होगा या 8 होगा, बताओ भाई। भाई इतना तो आना चाहिए, इतनी छोटी मोटी चीजें भी नहीं आनी है। इसका मतलब आपने क्या किया है, डायरेक्ट किताब यहाँ पे आ गए क्लास में, बिना किताब को देखे, बिना कोई कॉन्सेप्ट की वीडियो देखे डायरेक्ट मुंह उठा के यहाँ पे आ गए हैं। इतना तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 1/6 होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए
दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? देखते हैं ना, मुंह उघाड़ के ऐसे फूल पे दांतों के ऊपर देखता हूं क्या दिक्कत है ना। तो बताओ किसका उपयोग करेंगे? दंत चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं? बताओ भाई जल्दी से। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर? बताओ मिरर। तो कई बार बोलते बोलते जीभ लड़खड़ा जाती है, ठीक है, बार बार एक ही चीज को बोलते रहते हैं ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप इसका जवाब दो। कौन सा है भाई? डॉक्टर है, किसका इस्तेमाल करेगा? कौन सा मिरर है वो जिसका इस्तेमाल करता है? बताओ एक तरह से कौन सा लेंस है, मिरर, जो भी आपको बोलना है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर का जो है वो क्या करता है डॉक्टर? इस्तेमाल करता है। क्लियर? चलो, प्रकाश सबसे तेज गति से किस में यात्रा करता है? मैंने बोला था किस में करता है? निर्वात में। और जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वो किस में करती है? सॉलिड में सबसे तेज चलती है। किस में चलती है? सॉलिड में। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये जो पैनल आपको दिख रहा है, यहाँ पे सब कुछ डिजिटली चल रहा है। इसको मैंने इस हिसाब से डिजाइन करवाया है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे निर्वात में करता है ना। अब देखो अगर एक्सप्लेनेशन आपको देखने हैं तो एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करो और एक्सप्लेनेशन भी जो है आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बर्फ का गलनांक कितना होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? देखो 273 सब में है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ माइनस में है, कुछ केल्विन में है, कुछ सेल्सियस में है। तो बताओ क्या होगा? बताइए इसका क्या होगा? 273 जो है कौन सा है? के वाला है, सी वाला है, माइनस वाला है, प्लस वाला है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्लस वाला। ठीक है, 273 आपका के वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी देखनी है तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन का कोई फायदा नहीं है, इतनी आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? बताओ भाई जल्दी से, कितना होता है परम शून्य तापमान का मान? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? बताओ, 0 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, 273 होगा, या इनको दोनों को छोड़ो, इन दोनों में कंफ्यूजन करवाते हैं थोड़ा सा, है ना। बताओ क्या होगा? इन दोनों में से ऑप्शन है, इन दोनों में से आंसर बताओ भाई, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। 273 माइनस का या प्लस का? और माइनस वाले में सेल्सियस है और उसमें केल्विन है। बताओ क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं 273 माइनस वाले को। ठीक है, सेल्सियस में। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को ऐसे पीछे पकड़ता है तो हाथ को पीछे कर लेता है, ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे एकदम कर लेते हैं नीचे, है ना। तो किसके कारण होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ। तीसरा लॉ कौन सा होता है? एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। कौन सा होता है? बताओ जल्दी से भैया, बता दो जल्दी से। है फर्स्ट लॉ कौन सा होता है? सेकंड लॉ कौन सा होता है? बताओ भाई। भाई ये न्यूटन प्यूटन के ना ये आते रहते हैं, इनको पढ़ लो अच्छे से, पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, चलो इसका सही जवाब है न्यूटन का दूसरा लॉ। ठीक है, आगे आओ। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सबसे अधिक किस में होगी? ठोस में होगी, मैंने बता रखा है आपको पहले। ठीक है, आगे आओ। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो आप वाहन देखते हैं इनमें हेडलाइट जो होती है कौन से दर्पण की लगी होती है? तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर की जो है आपकी हेडलाइट्स होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे आओ। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस, किस पर निर्भर करती है? कि ध्वनि कितनी लाउड है, किस चीज पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पे, एम्पलीट्यूड पे, वेवलेंथ पे या पिच पे? बताओ भी किस पे जो है डिपेंड करेगी? बताओ भैया जल्दी से। वेवलेंथ पे करेगी, एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे, पिच पे? तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। क्लियर? चलो, मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? मतलब मनुष्य के लिए ऑडिबल जो साउंड है वो कौन सी है? बताओ जल्दी से, कौन सी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज की, 2 से ये 2000 वाली, 200 से 20,000 वाली, 20,000 है भैया, 200,000 है वाली तो है, इतनी तो नहीं होगी। ठीक है, 2000 से ये 20,000 वाली, तो ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला ही सही हो सकता है फिर तो, है ना। तो पहले आपका आंसर जो है वो सही है। ठीक है, चलो। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है, ठीक है, जी का मान पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में जाने पर कैसे बदलता है? मतलब जब नीचे जाएंगे गहराई में तो क्या होगा? ये बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो सही जवाब आपको होने वाला है घटना वाला। ठीक है, तो क्या करेगा? घटेगा। क्लियर? चलो आगे है,
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है? प्राश्रव्य, अवश्रव्य, श्रव्य या सुपरसोनिक? सुपरसोनिक तो नहीं कहेंगे। ऑडिबल साउंड वो होती है जिनको मनुष्य सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज की, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है प्राश्रव्य, अल्ट्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड? बताओ। तो सही जवाब आपको होने वाला है इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो साउंड का चैप्टर होता है, साउंड के चैप्टर में आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा क्लास है, आप उसमें पढ़ सकते हैं इसको। आगे आओ। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस बात पर निर्भर करेगा? ध्वनि की जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आवृत्ति पे, आयाम पे, तरंगदैर्घ्य पे या गति पे? बताओ। इसका सही जवाब है फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति पे जो है वो डिपेंड करेगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? बताओ भाई, मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक मोटर या रेक्टिफायर? बताओ कौन सा है वो। तो सही जवाब आपको होने वाला है विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी। भाई विद्युत मोटर आप एक तरह से ऐसा लगा सकते हैं, आपके घर में बिजली आई, हाँ बिजली आ गई, सर ये आ गई बिजली। ठीक है, अब आपके घर में पानी की टंकी है जिसमें पानी आता है, और इस मोटर से आप क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, पानी वगैरह जो आगे से फेंका जाता है, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। सोनार का मुख्य रूप से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किसके लिए होगा? हवा में वस्तुओं की दूरी, गलत। पानी की गहराई, वायुमंडलीय दाब या तापमान? बताओ, चारों में से कौन सा सही ऑप्शन आपका होने वाला है? बताओ भाई, किसका इस्तेमाल होगा? सोनार। सोनार का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अच्छा, सोनार का इस्तेमाल करता कौन है पहले ये बताओ मुझे। सोनार का इस्तेमाल कौन करता है? नेवी करती है ज्यादातर। ठीक है, जो पनडुब्बी वगैरह लेके चलती है। ठीक है, चलो तो सही जवाब क्या होगा? पानी की गहराई मापने के लिए, क्योंकि पानी में ही तो काम करती है नेवी। एयरफोर्स ऊपर काम करती है और नॉर्मल आपकी फोर्स धरती पे काम करती है। ठीक है, चलो आगे आओ। कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है भैया किसमें? एसएससी सीजीएल में। ठीक है, 2022 में। ठीक है, चलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क डन। डेसिबल, जूल, एम्पियर या वॉट? एम्पियर हो सकती है क्या वर्क की, जूल हो सकती है, डेसिबल हो सकती है, वॉट हो सकती है? बताओ क्या होगी? तो इसका सही जवाब है डेसिबल। ठीक है, आगे आओ। अच्छा, हो गया कंप्लीट भाई? चलो ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन है जो आज की क्लास के थे वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए आपके कवर। बिल्कुल ठीक है, तो ये वो थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे और रिपीटेड थे। अब रही बात ये कि ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनकी जो पीडीएफ है वो कहाँ पे मिलेगी? तो मैं आपको बोला हूं कि आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने यहाँ पे प्ले किया है, जिस तरह से मैं आपको ऑप्शन देख देख करके प्ले कर रहा हूं, आप भी इनको ऐसे ही कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, हमारा जो ऐप है नीचे आपको दिख रहा होगा अल्फा एसएससी, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। वहां पे जाकर के आपको नीचे क्विज का ऑप्शन दिखेगा, क्विज का ऑप्शन में जाओगे, वहां पे ऑटोमेटिक आपको सभी चैप्टर वाइज जो है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको जो है क्विज आपको मिल जाएगी। आप किसी भी चैप्टर की इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं, मिक्स करके भी लगा सकते हैं, और खुद का टेस्ट भी बना सकते हैं। एक बार आप डाउनलोड करके देखो, मार्केट में पूरे में कोई ऐसा ऐप है ही नहीं जो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा सके। ठीक है, और सुनने के लिए भी है भाई, ऐसा होता है ना जीके आपको पढ़ी नहीं जाती, बोर हो जाते हैं, तो सुन लो, सुनने का ऑप्शन भी है उसमें। ठीक है, और इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा एसएससी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय। ठीक है, चलिए।